हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, गुणनखंड क्या है एवं गुणनखंडन क्या है, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। पिछले क्लासों में बीजीय व्यंजक, गुणनखंड एवं गुणनखंडन पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक ऐसा बहुपद होता है या पद होता है जिसमें चर एवं अचर राशि आपस में विभिन्न संक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इत्यादि के द्वारा संबंधित हो, तो वह जो पद या बहुपद बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 2x, 4x, 5x, 2 + 3x, 5x + 4 इत्यादि। तो ये समझ गए होंगे बीजीय व्यंजक। अब आइए आगे गुणनखंड। तो गुणनखंड किसी भी पदों को ऐसा पद जो पूरा पूरा भाग दे दे, तो वह जो पद होता है दिए गए पद का गुणनखंड कहलाता है। तो गुणनखंड क्या है? तो गुणनखंड ऐसा पद है जो किसी दिए गए पद को पूरा पूरा डिवाइड करे या भाग दे दे, गुणनखंड कहलाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ इसमें बीजीय व्यंजक में पढ़ेंगे। और आगे जो है गुणनखंडन। तो गुणनखंडन ऐसा पद होता है जो दिए गए पदों का गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बहुपदों का ऐसा समूह जिसे हम दिए गए बहुपदों का गुणनखंड के मल्टीप्लाई या गुणा के रूप में लिख सकें। जैसे बीजीय व्यंजक, तो यहाँ पर हम लोग बीजीय व्यंजकों का क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड एवं गुणनखंडन। तो पहले समझते हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? ऐसा पद या बहुपद जो आपस में विभिन्न संक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में जुड़े हों, व्यंजक कहलाता है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तो जब चर एवं अचर राशि एक दूसरे से विभिन्न संक्रिया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड संक्रियाओं से जुड़े हों, तो जो पद प्राप्त होगा वह बीजीय व्यंजक होगा। तो बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर एवं अचर पद एक दूसरे से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड संक्रियाओं द्वारा आपस में जुड़े हुए हों या संबंधित हों, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x क्या है? चर है, y भी चर है, z भी चर है, ये सब क्या है? चर है। अब अचर 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? अचर पद है। जब ये दोनों आपस में इसमें प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड से जुड़े हों, तब जो पद प्राप्त होगा वह बीजीय व्यंजक होगा। जैसे 2x लिखें, तो यहाँ पर 2 क्या है? अचर है, और x क्या है? चर है। अब ये दोनों किससे जुड़े हैं? मल्टीप्लाई से। तो इनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, अर्थात मल्टीप्लाई है। तो क्या पद प्राप्त हुआ हम लोग को? 2x मिला। तो ये 2x क्या है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक है। उसी तरीके से 4y + 3, तो यहाँ पर y क्या है? चर है, और x अचर है, और ये 3 क्या है? अचर है। तो यहाँ पर क्या है? 4 और y जुड़े हुए हैं किससे? मल्टीप्लाई से। तो यह एक बीजीय व्यंजक +3, तो यह क्या है? अचर है। तो ये पूरा मिलकर भी क्या बन जाएगा, यानी कि 4y + 3 भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब गुणनखंड, गुणनखंड
तो गुणनखंड, तो किसी दिए गए बहुपद को ऐसा पद जो पूरा पूरा भाग दे दे गुणनखंड कहलाता है। जैसे संख्याओं में देखें, जैसे 12 है, तो यह कोई दिया गया पद है या दी गई संख्या है, तो इसको कौन कौन पूरा भाग देगा? 2, 4, 3, 6, 12। तो ये जो है संख्या क्या है? 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी। तो ये जो संख्या है जो किसी दिए गए पद को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो वे जो पद हैं गुणनखंड कहलाएंगे। किससे? दिए गए पद के या संख्याओं के। तो यहाँ दिया गया संख्या क्या था? 12 था। इसको 2, 4, 3, 6, 12 ये क्या कर रहा है? पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी ऐसी संख्या है जो किसी दिए गए पद को पूरा पूरा डिवाइड करे गुणनखंड कहलाता है। तो ये क्या है इसका? 2, 4, 3, 6, 12 ये गुणनखंड है किसका? 12 का। तो इसी को हम लोग किस में पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक में। तो आगे है गुणनखंडन। गुणनखंडन, तो गुणनखंडन जैसे कोई दी गई संख्या 12 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 या 4 × 3 ऐसा लिख सकते हैं, या 1 × 12 ऐसा लिख सकते हैं। तो गुणनखंडन ऐसे पद होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे 2 या 2 से अधिक पद होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर जो दिया गया पद प्राप्त हो। तो वे जो पद होंगे जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वे गुणनखंडन होंगे किसके? दिए गए संख्या के। तो ये समझ गए गुणनखंडन क्या है। तो यानी कि किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना गुणनखंडन कहलाता है। तो ये समझ गए होंगे बीजीय व्यंजक, गुणनखंड एवं गुणनखंडन। तो इसी को हम लोग किस में पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक में। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर भूमिका दिया गया है, तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये सब पूरा पढ़ लेंगे। जैसे एक देखते हैं यहाँ पर 5AB के गुणनखंड। तो 5AB के गुणनखंड देखते हैं। जैसे यहाँ संख्या क्या है? 5 है। तो 5 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 और 5 से ही डिवाइड होगा। फिर ए का ए होगा, फिर बी का बी, फिर जो अचर राशि है उसका गुणनखंड किससे कर देते हैं? जो संख्या है सबसे, यानी कि 1 और 5 से और बी का मल्टीप्लाई अलग अलग कर देंगे और साथ में भी, यानी कि 5AB जो है किससे किससे पूरा विभाजित होगी? 1 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ए फिर 5 से भी पूरा विभाजित होगा, ए से भी पूरा होगा, बी से भी, और 5B से, और 5AB से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए 5AB का गुणनखंड क्या हो गया? 1, 5AB, 5A, 5B व 5AB होंगे। तो ये जो है गुणनखंड है। इस तरीके से निकालना है गुणनखंड। तो आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 12x² के गुणनखंड। तो 12 किससे किससे डिवाइड होगा? 1, 2, 3, 4, 6 इतने संख्याओं से कौन होगा? 12 डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या है? x² है। तो x² है तो x² x से भी डिवाइड होगा और x² से भी होगा। और जो अचर है उसका क्या कर देते हैं? जो संख्या है उन सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया? तो x² का इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, ये x², 2x², 3x², 4x², 6x² ये होंगे और भी होंगे। तो x से भी डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? x, 2x, 3x, 4x, 6x इत्यादि होंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो आइए अब देखते हैं गुणनखंड निकालना, जैसे विजय व्यंजक का। जैसा एक विजय व्यंजक लेते हैं 6x,
तो इसका हम लोग को गुणनखंड लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हल, तो हम लोग किसका गुणनखंड निकाल रहे हैं, 6x का। तो पहले क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड निकाल लेंगे, जो भी संख्या रहेगी उसका गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो 6 का गुणनखंड, गुणनखंड तो 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, फिर 3 से, 3 2 जा 6, 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, और स्वयं 6 से ही होगा। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 2 3 6 ये हो गया। फिर जो भी अचर पद रहेंगे उनका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अचर कौन है, x है, ये सॉरी चर x है, तो इसका गुणनखंड, तो x का गुणनखंड, गुणनखंड तो x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये भी स्वयं किससे, ये सॉरी पहले 1 से तो जाएगा, फिर x से जाएगा, तो यही होगा, x के गुणनखंड 1 और x होंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, 6x का गुणनखंड। तो 6x का गुणनखंड, अतः 6x का गुणनखंड। तो 6x का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 6 का गुणनखंड और x के गुणनखंड को, प्रत्येक पद को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 1 का इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा, 1 पहले, तो इस 1 का करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, या पहले अचर वाले को पहले लिख देते हैं, तो इन सब को, तो 6x का गुणनखंड ये सब आएगा, तो इसको पहले लिख देना है, 1 2 3 6 ये हो गया। फिर इसको लिख देना है, फिर से 1 को नहीं लिखना है क्योंकि 1 इसमें भी आ चुका है, तो क्या होगा फिर आगे x, तो ये हो जाएगा। फिर और भी इसके गुणनखंड है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये 1 है उनका सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का जो गुणनखंड आया है उसको अचर, ये सॉरी चर जो है उनके गुणनखंड से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक पद से। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ चुका है तो नहीं लिखना है उसको। 1 का x से करेंगे तो x आएगा, तो वो भी लिख चुके हैं। फिर अब 1 का हो गया इन दोनों से, अब किससे करेंगे, 2 से, तो इन दोनों से करेंगे तो 1 का 2 से करेंगे, ये सॉरी 2 का 1 से करेंगे तो 2 भी आ चुका है। फिर 2 का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा, ये हो गया। फिर आगे 3 का करेंगे किससे, 1 से तो 3 आएगा, तो 3 ये हो गया है। फिर 3 का x से तो कितना आ जाएगा, 3x। फिर 6 का इन दोनों से, तो 6 भी है यहाँ पर, तो 6 का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x। तो आता 6x का गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 6 x 2x 3x और 6x। तो इन इतने पदों से कौन, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो इसलिए ये पूरे जो होंगे क्या होंगे, 6x के गुणनखंड होंगे। तो इस तरीके से गुणनखंड निकालना है, तो बन जाएगा। तो आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 6x स्क्वायर, तो इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है, का गुणनखंड, गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो पहले किसका निकालेंगे, 6 का निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड कौन कौन सा होगा, पहले तो 1 होगा, तो 6 जो है 1 से पूरा डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से और 6 से। तो ये 6 का गुणनखंड। अब एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड निकालना, तो ये किससे डिवाइड होगा, पहले स्वयं, ये सॉरी पहले 1 से तो होगा ही, कोई भी संख्या 1 से डिवाइड होता ही है। फिर एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, एक्स से होगा, और किससे डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से। तो इससे कौन डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर किससे किससे डिवाइड होगा, 1x और एक्स स्क्वायर से। तो अब हम लोग को किसका गुणनखंड निकालना है, 6x स्क्वायर का। तो अतः 6x स्क्वायर का गुणनखंड, गुणनखंड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 का इन सब से करेंगे, फिर 2 का इन सब से, 3 का इन सब से, और 6 का इन सब से। पहले तो यहाँ पर जो जो है उस पूरे को लिख देना है,
6 का गुणनखंड को भी और एक्स स्क्वायर के गुणनखंड को भी पहले लिख देना है। तो ये पहले संख्या को लिख देते हैं ये वाले को, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 6, तो ये हो गया। फिर और 1 का इन सब से मल्टीप्लाई, फिर 2 का इन सब से, 3 के इन सब से कर देंगे। तो अब इसको भी लिख देते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इतना लिख लेने के बाद दोनों के गुणनखंड को एक बार लिख देंगे ऐसा। फिर आगे अब 1 का करेंगे तो वही मिलेगा, अब किससे करेंगे 2 से, तो 2 का इन 1 को छोड़कर पूरे के साथ करना, वो 2 का 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। फिर 2 का किससे करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा 2x आएगा। फिर 2 का x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का हो गया। फिर 3 का करेंगे इन सब से, तो 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा, वो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो और नहीं लिखना है। तो 3 का x से कितना आएगा 3x आएगा। फिर 3 का x स्क्वायर से तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा। फिर 6 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, उसको भी हम लोग लिख चुके हैं। तो 6 का x से करेंगे तो 6x आएगा, और x स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से 6x स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो गया 1 2 3 6 x स्क्वायर 2x, 2x स्क्वायर 3x, 3x स्क्वायर 6x और 6x स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालना है तो बन जाएगा। तो आइए और एक देखते हैं। और एक देखते हैं 3xy का गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले किसका निकालेंगे 3 का गुणनखंड, तो 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 और 3 होगा। और फिर एक्स वाई के एक साथ निकालना है, एक्स वाई का गुणनखंड, एक्स वाई का गुणनखंड। तो एक्स वाई किससे डिवाइड होगा 1 से हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा एक्स से भी होगा, तो एक्स लिख लेना है। फिर वाई से भी होगा, फिर स्वयं एक्स वाई से होगा, ये एक्स वाई इतना हो गया। अब हम लोग को किसका निकालना है 3x का, तो आता 3xy का गुणनखंड, तो 3xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहले इन सबको लिख देंगे। तो 1 3 ये हो गया। फिर इसको भी लिख देना है 1 को छोड़ के पूरे को, तो एक्स वाई ये हो गया, इतना लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करना है, संख्या है उसका गुणनखंड निकालना है, फिर अचर है उसका गुणनखंड निकाल देना है। उसके बाद उन दोनों को जो है उसको सेम यहाँ पर लिख देना है। आता 3xy का गुणनखंड लिख के सबको लिख दिए। फिर और आगे क्या करना है 1 को छोड़कर बाकी सब का मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, जो अचर चर वाले पद से। तो 3 का किससे करेंगे 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। तो 1 को छोड़कर सबसे करना है, तो 3 का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। 3 का किससे करेंगे y से, तो y। फिर 3 का xy से करेंगे तो 3xy, तो ये हो जाएगा किसका 3xy का गुणनखंड। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है उदाहरण नंबर 1, मासा निकालना। इससे पहले हम लोग गुणनखंड निकाले थे, अब मासा निकालना देखेंगे। तो जैसे 12s क्यूब टी स्क्वायर यू क्यूब एवं 16s⁴ टी यू स्क्वायर का मासा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से मासा ज्ञात करना रहता है। तो क्या करते हैं, संख्या का पहले मासा ले लेते हैं। संख्या यहाँ पर क्या क्या है 12 और 16 है, तो मासा ज्ञात करने तो आ जाएगा ना। तो मासा पहले हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो मासा ज्ञात कर लेंगे। तो 12 और 16 का मासा कितना है 4 है। और उसी तरीके से s क्यूब एवं s⁴ का मासा क्या हो जाएगा, जो सबसे कम पावर वाला जो होता है वह मासा होता है। तो सबसे कम पावर कितना है
एस क्यूब है। तो ये मासा होगा इन दोनों का, किसका, एस के घात 3 और एस के घात 4 का, यानी कि एस क्यूब हुआ एस टू द पावर 4 का मासा एस क्यूब। फिर उसी तरीके से अब टी और टी स्क्वायर और टी के निकालेंगे, तो टी स्क्वायर एवं टी में मासा सबसे इन दोनों में कम पावर किसमें है, इसमें है टी में, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर आगे यू क्यूब और यू स्क्वायर, इसमें यू क्यूब और यू स्क्वायर में मासा कौन होगा, यू स्क्वायर, यानी कि सबसे कम पावर वाला जो है वो मासा होता है। तो जिसमें चर नहीं रहेगा यानी कि दोनों नहीं मिलेंगे तो उसमें 1 मासा होता है। तो अतः मासा क्या हो जाएगा, इधर जो है इसको सबको लिख देना है मल्टीप्लाई के रूप में। अतः 12 एस क्यूब टी स्क्वायर यू क्यूब एवं 16 एस टू द पावर 4 टी यू स्क्वायर का मासा कितना हो गया, 4 एस क्यूब टी यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मासा। तो इस तरीके से निकालना है। और आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 20 ए स्क्वायर बी एवं ए बी क्यूब सी का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें मासा ज्ञात करना है। यहाँ संख्या क्या है, 20, यहाँ कुछ नहीं है अर्थात 1 है। तो यहाँ बीजीय व्यंजकों के गुणांक क्रमशः क्या है, तो 20 एवं 1 है, तो गुणांक क्या है, 20 है। अब यहाँ कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो 20 एवं 1 का मासा क्या होगा, 1 होगा। फिर आगे अब देखते हैं चार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ए स्क्वायर यहाँ है और यहाँ क्या है, ए है। तो ए स्क्वायर एवं ए का मासा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कम घात वाला होता है। तो ये कम पावर वाला, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो 1 पावर वाला मासा हो जाएगा। फिर आगे बी और बी क्यूब का मासा, तो बी एवं बी क्यूब का मासा कितना हो जाएगा, बी होगा, कम पावर वाला होता है मासा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कम पावर है तो ये मासा हो जाएगा। फिर आगे इसमें सी नहीं है और यहाँ पर सी है, तो जब इस तरीके से नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में मासा क्या हो जाता है, 1 होता है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ सी केवल दूसरे पद में है एवं पहले पद में नहीं है, तो आता 20 ए स्क्वायर बी एवं ए बी क्यूब सी का मासा क्या हो जाएगा, 1 ए बी, अर्थात ए बी होगा मासा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड लिखिए। तो ये गुणनखंड लिखना तो मैं अभी बता चुका हूँ, तो उसी तरीके से लिखना है। तो ये होमवर्क में रहेगा, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में, बाकी ये सब बना लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यंजकों के संभावित गुणनखंड लिखकर मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संभावित गुणनखंड लिखना है, उसके बाद में मासा ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5s और 2s स्क्वायर। तो इसका आइए देखते हैं। तो इसका क्या करना है, संभावित गुणनखंड लिखकर मासा लिखना है। तो गुणनखंड लिखने तो आ जाएगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5s का गुणनखंड लिखेंगे, फिर 2s स्क्वायर का गुणनखंड लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 5s का गुणनखंड। तो 5s का गुणनखंड तो 5s किससे किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले तो संख्या को देखते हैं। 5s 1 से और 5 से, तो 5s किससे किससे डिवाइड होगा, 1 और 5 से डिवाइड होगा। फिर किससे डिवाइड होगा, s से होगा, फिर 5s से, तो इससे होगा, यानी कि 3 पद किससे किससे डिवाइड होगा, 5s 1 5s और 5s से डिवाइड होगा। अब इसी तरीके से 2s स्क्वायर का गुणनखंड तो 2s स्क्वायर का गुणनखंड देखते हैं। तो 1 2, तो इससे डिवाइड होगा। फिर किससे डिवाइड होगा, s से होगा, ये s से हो जाएगा। फिर किससे डिवाइड होगा, s स्क्वायर से भी होगा, फिर 2s से भी होगा और 2s स्क्वायर से भी होगा। तो ये सब कहाँ से आया, तो ये इससे पहले हम लोग निकालते थे, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको, ये सब आप लोग रफ में करेंगे। 2s स्क्वायर का गुणनखंड निकालना रहता था तो क्या करते थे, 2 का अलग निकालते थे, तो 2 का 1 और 2 आता। फिर s स्क्वायर का निकालते तो क्या आता, 1s s स्क्वायर आता, तो इसका निकालते। फिर दोनों को क्या करते हैं, आता लिखते थे 2s स्क्वायर का गुणनखंड निकालते का गुणनखंड, ये लिखना है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके से बनाना है। तो ये आप लोग रफ में कर लेंगे। फिर क्या करते थे, 1 और 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 का इन सब से मल्टीप्लाई करते थे,
तो क्या हो जाता था, 2s² का गुणनखंड निकल जाता था। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या होगा, 1 और 2 तो होगा ही, फिर किससे होगा, 2s, फिर 2s², और ये 1 से करते हैं इन सब से, यानी कि सबसे पहले तो संख्या को लिख देते हैं तो लिख दिए, फिर यहाँ वाले को लिख देते हैं तो उसको भी लिख दिए हैं ये, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें 1 से करेंगे तो वही मिलता है, तो 1 से नहीं करते हैं तो किससे, 2 से। तो 2 का s से करेंगे तो 2s, फिर 2 का s² से तो ये 2²। तो इस तरीके से निकाले हैं। तो ये आप लोग रफ में कर लेंगे। तो ये संभावित गुणन हो गया, गुणनखंड। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यहाँ उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो यानी कि दोनों में कौन कौन मिल रहा है, तो कौन मिल रहा है, 1 दोनों में है तो ये 1 हो जाएगा। फिर अब और कौन मिल रहा है, देख रहे हैं कि s, और यहाँ भी s है तो ये भी s है ये। फिर उसके बाद में और कोई सा नहीं मिल रहा है, तो केवल इतना ही मिल रहा है, यानी कि 1, ये 1 मिल रहा है और s मिल रहा है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अतः क्या हो जाएगा, 5s व 2s² का मासा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × s इज इक्वल टू s, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से निकालना है गुणनखंड लिखकर मासा, तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है, बना के देखेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।